उन्नाव पीड़िता के केस में कुलदीप सिंह सेंगर को जमानत कैसे मिल गई, यह सबसे बड़ा सवाल है। और मुझे लगता है कि यह सवाल तकरीबन पूरे देश में है। लेकिन इस सवाल का जवाब अगर कोई दे सकता है तो वही दे सकता है जो कोर्ट के अंदर जो कुछ हुआ था, जिस तरीके से दलीलें दी गई और इस मामले से बिल्कुल बारीकी से जुड़ा रहा, यानी पीड़िता का वकील महमूद पराचा। मैंने आज महमूद पराचा से बात की, महमूद पराचा का इंटरव्यू लिया, वो आप सुनिए अभी। और महमूद पराचा ने वो दलीलें बताई हैं जो दलीलें उन्होंने सामने रखी। क्योंकि दो बातें यहां पर, एक ये कहा जा रहा है कि दलील कहीं ऐसा तो नहीं कि कमजोर दे दी गई जिस वजह से जमानत मिल गई, या दलीलों में कहीं कोई कमी नहीं थी लेकिन फिर भी जमानत क्यों मिल गई। अब जो पीड़िता है उसके कई इंटरव्यू मैंने सुने कई चैनल्स पर। वो पीड़िता ने कहा कि जज की अगर बेटी होती तो भी क्या जज साहब यही बात कहते, जिस तरीके से उन्होंने जमानत दी तो क्या जज साहब फिर उस केस में भी ऐसी जमानत देते। इस केस में जजों ने आखिरकार जमानत क्यों दी। दो जज हैं इस केस के, ये आप अपनी स्क्रीन पर देखिए। ये दो जज साहब हैं जिन्होंने जमानत देने का काम किया है। इनका नाम है जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद और जस्टिस हरीश वैद्यनाथन शंकर। ये दो जज हैं और इन दो जजों ने दया का पात्र बताया। दया का पात्र किसको? कुलदीप सिंह सेंगर को। और आगे आप इंटरव्यू में सुनिए क्यों कह रहे हैं महमूद पराचा कि सड़कों पर उतरना पड़ेगा। मैंने उनसे पूछा भी कि आप बार बार जो है ये क्यों कह रहे हैं कि सड़क पर उतरना पड़ेगा, क्योंकि मामला तो अभी कोर्ट में है और यह भी कहा जा रहा है कि भैया सीबीआई अब वो को सुप्रीम कोर्ट जाएगी तो फिर वो सड़क पर उतरने की बात क्यों कह रहे हैं। आखिरकार इस मामले के अंदर हुआ क्या है। और पीड़िता जो बार बार ये कह रही है कि मैं इतनी दुखी हूं, इतनी टूट चुकी हूं कि मैं अपने आप को, अपनी जिंदगी को खत्म कर देना चाहती हूं, उस पीड़िता के साथ में बहुत लंबा समय महमूद पराचा ने बिताया है। जाहिर सी बात है, जब आप किसी केस में या तो वकील होते हैं या डॉक्टर होते हैं तो सबसे ज्यादा आप अपने क्लाइंट के साथ में समय बिताते हैं। और एक क्लाइंट जो है वो आपको सबसे ज्यादा बताता है। कोई मरीज वो डॉक्टर से बताता है कि मुझे यहां दर्द है, यहां है, ऐसे है, ऐसे है। और एक पीड़िता जो है वो अपने वकील को बताती है। तो उनकी अब क्या स्थिति है, वो क्या करेंगी, उसके बारे में भी, और कोर्ट के अंदर क्या कुछ हुआ था और इस मामले को अब कैसे, कहां पर, किस तरीके से वो देख रहे हैं, आप एक बार जरा ये इंटरव्यू सुनिए। मुझे लगता है कि बहुत कुछ साफ हो जाएगा। पूरे देश में लगातार उन्नाव दुष्कर्म पीड़िता की चर्चा हो रही है और पूरे देश में जिस तरीके से इसकी चर्चा हुई और इसके बाद में अब ये कहा जा रहा है कि सीबीआई वो सुप्रीम कोर्ट जाएगी, बहुत सारी बातें निकल करके सामने आ रही। लेकिन मुझे लगता है कि इस मामले में एक नाम जिसकी चर्चा नहीं हो रही है वो है महमूद पराचा। और महमूद पराचा की हम बात करना चाहेंगे। हमारे साथ में महमूद पराचा जी हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और मुझे भी इस मामले में तब पता चला, हाँ, मुझे भी तब पता चला जब वो उन्नाव की जब पीड़िता जब वो बात कर रही थी, उन्होंने खुद कहा कि ये सीआरपीएफ वाले मुझे जो है वो लेकर के जा रहे हैं, एक तरीके से बंधक बना लिया और मैं अपने वकील महमूद पराचा जी से मिलने के लिए जाना चाहती हूँ, मुझे क्यों नहीं जाने दे रहे हैं। उधर ऊपर से ऑर्डर आया है कि इनको सीधा घर ले जा करके छोड़ दीजिए। तो वैसे तो खैर आप पब्लिसिटी से और इन सब बातों से थोड़ा दूर रहते हैं और मीडिया में आपका नाम जहाँ पर आता है तो वहाँ पर वकील लिख दिया जाता है, नाम छोड़ दिया जाता है। तो मैं आपसे थोड़ा सा समझना चाहता हूँ इस केस को कि क्यों आखिरकार ऐसा हुआ और अब इसमें आगे रास्ता क्या है। तो सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए, और दर्शकों को भी इस बात की जो है वो उत्सुकता है कि एक ऐसा मामला जिसके अंदर पीड़िता की चाची मार दी गई, उसकी मौसी मार दी गई, उसके पिता की जो है वो हत्या हो गई, और सारे मामलों में सीबीआई ने, जांच एजेंसियों ने माना कि इन सब के पीछे कुलदीप सिंह सेंगर है। तो इतना सब कुछ था और कुलदीप सिंह सेंगर को लेकर के पहले से जो है कोर्ट ने कहा था कि उम्र कैद होगी, हमेशा जब तक वो जिंदा है तब तक जेल की सलाखों के पीछे। जमानत कैसे हो गई? सबसे पहले तो सीबीआई का रोल जो ट्रायल कोर्ट की जजमेंट है उसी में लिखा हुआ है कि सीबीआई के आईओ साहब ने पूरी ताकत लगाई कि कुलदीप सिंह सेंगर साहब बरी हो जाएं, झूठे एविडेंस बनाए, जो असली सच्चे एविडेंस थे वो छुपाए और इन्वेस्टिगेशन ठीक नहीं की, जो भी इन्वेस्टिगेशन की उसमें, और बहुत सारे
इंस्टेंसेस दे रखे हैं ट्रायल कोर्ट की जजमेंट में कि जहां आईओ साहब ने केस खराब करने की पूरी चेष्टा की, बहुत सारे इंस्टेंसेस दे रखे हैं। बावजूद इसके, एक शेर है ना, जो चुप रहेगी जुबान खंजर, लहू पुकारेगा आस्ती का, तो इस केस में वो हुआ है। इस लड़की ने ही अपने बयान से और इसके जो दूसरे गवाह थे अपने बयानों से इतना ज्यादा केस सुदृढ़ बना दिया कि सीबीआई पूरी कोशिश करने के बाद भी इस केस को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाई, कुलदीप सिंह सेंगर साहब को उम्र कैद की सजा से बचा नहीं पाई। ये सिर्फ इस केस की बात बता रहा हूं, दूसरे केसेस में भी सीबीआई ने यही काम किया। अब जो हुआ है इसका फॉल आउट क्या है, वो सबसे महत्वपूर्ण है। वही मेरे ख्याल से पूरे देश को चिंतित भी करना चाहिए था। चिंतित हुआ भी है देश, लेकिन अभी सड़कों पे नहीं आए हैं लोग। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। मैं आपको पर्सपेक्टिव बताना चाहता हूं। इस जजमेंट का फॉल आउट ये है कि दिल्ली हाईकोर्ट, जो कि एक सबसे महत्वपूर्ण हाई कोर्ट में से एक है देश का हमारे, उसकी डिवीजन बेंच ने, 2 जजों ने ये फैसला करके ये बुनियादी तौर पे किया है कि कुलदीप सिंह सेंगर एक तरफ और ये बच्ची, मासूम बच्ची और उसका परिवार मासूम, इन दोनों में से दया का पात्र कौन है, क्योंकि ये कानून के विरुद्ध जाती है। जो कानून में जो नॉर्म है ना, वो क्या है, बेल नॉट जेल, कब तक, जब तक के ट्रायल पूरा नहीं हो जाता। अगर ट्रायल पूरा होने के बाद अदालत इस नतीजे पे पहुंचती है कि ये व्यक्ति अपराधी, दोषी, मुजरिम है, तब ये स्थिति उल्टी हो जाती है एकदम। तब जेल नॉट बेल बन जाता है कानून। ये कानून है। अब जेल नॉट बेल के कानून को तोड़ने के लिए, इससे ऊपर जाके किसी भी मुजरिम को, सजा याफ्ता मुजरिम को जमानत पे छोड़ देने के लिए कोर्ट को अपनी अपरंपार दया दिखानी पड़ेगी कि ये व्यक्ति इतना ज्यादा मासूम, फरिश्ता और शरीफ है, बेगुनाह सा लग रहा है। ये नीचे वाली अदालत ने बहुत बड़ी ज्यादती कर दी इसके साथ, और ये ज्यादती ठीक करने का जो तरीका है उसमें बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। और सेक्शन 389A है, वो ये कहता है कि अगर आधी सजा हो जाए तो उसको जमानत पे छोड़ देना चाहिए किसी की, लेकिन तब भी ये बड़ी महान दयालुता अगर अदालत दिखाना चाहे तब उसकी बुनियाद पे छोड़ा गया है। तो अब एक तरफ तो ये पीड़िता है जिसके ऊपर दया दिखानी चाहिए थी या नहीं, ये मैं आपके दर्शकों पे छोड़ता हूं, जिसकी उसके पिता तुल्य व्यक्ति ने, जो उसका पड़ोसी भी है और उसको वो अपना बड़ा पापा या दादा ऐसा कुछ शब्द बोलती थी, उसने उसका रेप किया और उसके बाद उसको और क्रश करने के लिए, उसके परिवार को और क्रश करने के लिए, ताकि वो उसके खिलाफ आवाज ना उठाए, इसकी कंप्लेन ना करे, दूसरी वजहों से भी उसको किडनैप कराया, उसका अपहरण कराया और उसका गैंगरेप करवाया। ये व्यक्ति दया का पात्र है। ये जो बच्ची है बेचारी, ये दया का पात्र नहीं पाई गई। ये डिवीजन बेंच की जजमेंट की सबसे बड़ी क्रिटिसिज्म है। मैं आपको सीरीज में बताता जाता हूं। इसके बाद भी कुलदीप सिंह सेंगर साहब को, जिनको मैं एप्स्टीन गैंग जो है ना, एक जो विदेश में चल रहा है, उसका उससे भी बड़े वाला एप्स्टीन गैंग के एक मेंबर हैं, और इनके सारे जो मिलने जुलने वाले हैं, दोस्त हैं, उनके खिलाफ इस तरह के मुकदमे घर के अंदर से पत्नियों ने कर रखे हैं। और अभी जो हमारी पहलवान बच्चियां थी ना, जिन्होंने मेडल लाए, इनके मित्र जो इनकी बड़ी तारीफ कर रहे हैं, सपोर्ट में आ रहे हैं, उन्होंने भी कमोबेश, जी ब्रिजभूषण शरण सिंह, जो भी नाम है, नाम तो भूल जाता है। वो कह रहे हैं कि वो जमानत मिल गई तो इसमें हल्ला क्यों मचाना है। अगर कानून जो है वो आपके पक्ष में काम करेगा तो कानून सही है, कानून अगर आपके पक्ष में नहीं है तो कानून खराब है। मैं वही बात कह रहा हूं ना कि इनके, मैं अभी एप्स्टीन से कंपैरिजन कर रहा हूं। एप्स्टीन छोटा है इनके सामने, क्योंकि ये सब लोग भी जो गैंग है ना, मिलके इंटरनेशनल गैंगस्टर्स हैं, ये सारे बड़े बड़े, मतलब शूटर गैंगस्टर्स सब हैं, और ये वो सारे काम और उससे भी ज्यादा कर रहे हैं जो एप्स्टीन करते थे। ये जो गतिविधियां उनकी थी। इसीलिए आपने बता दिया क्या कह रहे हैं, यूपी गवर्नमेंट के 2 मंत्री भी कह रहे हैं। मैं इसलिए बता रहा हूं कि ये व्यक्ति जो एप्स्टीन जैसे गैंग के मेंबर हैं,
खुलेआम। इससे ब्रिजभूषण शरण सिंह साहब से भी बड़े बड़े लोग हैं उसमें मेंबर, जो इनके साथ अच्छा। है। इतना बड़ा गैंग है। कोई एक अच्छी जर्नलिस्ट मुझसे आज ये सवाल पूछ रही थी, ये तो अकेले एमएलए हैं, इनके पीछे क्यों बीजेपी पूरी ताकत लगा रही है, या केंद्र सरकार के ऊपर मैं आरोप लगा रहा हूं, तो वो क्यों इनका इतना ज्यादा जाके साथ देंगे, जबकि ये इतने गंदे और घिनौने कार्यकर्ते पकड़े गए हैं। तो मैं उसी का लॉजिक आपको भी बता रहा हूं। आपने तो हालांकि वो सवाल नहीं पूछा मुझसे। वो तो ये है ना कि वो बीजेपी तो ये भी कह रही कि हम पार्टी से निकाल दिया, हमारा लेना देना ही नहीं है। हाँ, वो तो नहीं है, इनको निकाल दिया। मैं कब कह रहा हूं, उसी के लिए तो बता रहा हूं मैं। केंद्र सरकार के बड़े बड़े लोगों ने और उत्तर प्रदेश सरकार के बड़े बड़े लोगों ने और इस पूरे गैंग ने, एप्स्टीन, सुपर एप्स्टीन गैंग ने भारत के कैसे मदद की है, वही मैं आपको बता रहा हूं। तो पहले मैं दया का पात्र बताना चाहता हूं कि इस व्यक्ति ने, दया के पात्र व्यक्ति ने इसके पिताजी का अपहरण कराया गैंग रेप के बाद पुलिस द्वारा। एसएचओ साहब उसमें सजा पाए हैं, और झूठा केस लगा के, झूठी पिस्तौल प्लांट करा के, झूठी तरीके से थाने के अंदर पीट पीट के ये हालत कर दी कि वो बिल्कुल मर गए, उनके पेट की आंत टूट गई। फिर उन्हें अस्पताल ले जाके इलाज नहीं करने दिया, वहां डॉक्टर भी मिले हुए थे, इन सब चीजों की इन्वेस्टिगेशन ही नहीं करने दी। ठीक है, जब पिताजी मर गए उसके बाद इसकी एफआईआर दर्ज हुई है, पहली बार रेप की और गैंग रेप की। आप समझ सकते हैं कितना बड़ा एप्स्टीन है गैंग, एक व्यक्ति की नहीं। और इनके जो शादी से, जो इनकी सुपुत्री की शादी से जो रिलेशंस बने, वो भी बीजेपी के बहुत बड़े 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 नेता हैं, इलेक्टेड नेता, अभी जो निकटतम रिश्तेदारी है इनकी, वो भी आप सुन लीजिए। जी, सेंगर साहब की जो शादी से जो रिलेशन बने हैं, वो बीजेपी के इलेक्टेड मेंबर हैं, अभी भी बहुत बड़े नेता हैं। ठीक है, नहीं, वो तो खैर ये भी बातें चल रही है कि बाहर आए हैं तो इसीलिए आए, और पीड़िता ने भी कहा कि बाहर आए तो अपनी पत्नी को टिकट दिलवाएंगे, उनको चुनाव लड़वाएंगे, वो सारी बातें भी चल रही है। लेकिन ये अदालत में आपका जो दलीलें हैं वो कैसे कम पड़ गई, या क्या हुआ, अदालत में जमानत मिल गई इनको? ये सब बातें जो मैं आपके सामने कर रहा हूं, ये मैंने कोर्ट में 3 दिन 4 दिन 5 दिन लगातार कई हफ्ते तक बहस चली थी। मैं इसलिए आपको बैकग्राउंड बता रहा हूं। और इस केस में लोगों ने, वकीलों ने मुझसे आके गले मिले थे कि ये इससे अच्छी बहस दुनिया में कोई नहीं कर सकता था इस केस में। ये मुझे कॉम्प्लीमेंट्स मिले थे वहां। और अब कुछ 1% भी चांस नहीं है कि बावजूद इसके कि वहां एक से बढ़कर एक वकील, बड़े से बड़े वकील सब है, पूरी फौज थी, आप ऑर्डर शीट में देख सकते हैं, कोई चांस नहीं। लेकिन मैं तो आशंकित ही था, मैं यही कह सकता हूं, क्योंकि ये एप्स्टीन गैंग है। अब आगे चलते हैं, बात यहीं खत्म नहीं हुई। पिताजी के बाद इस बच्ची को, जब ये अपने वकील साहब के साथ, अपनी एक चाची मौसी के साथ अदालत में अपनी कंप्लेंट दर्ज कराने जा रही थी, तो एक ट्रक चढ़वाया ये एप्स्टीन गैंग, जो हमारे इंडियन एप्स्टीन गैंग है, सेंगर साहब, और 3 लोग मारे गए। एक चाची जो इसमें मेन गवाह थी पुराने वाले केस में, वकील साहब मारे गए, ताकि कोई वकील भी हिम्मत ना करे इसका केस लेने की। और मौसी भी मारी गई, और उसको भी जेल की हवा खिलवा दी। हाँ, और ऑलमोस्ट ये भी मरी गई थी, तो किस्मत से बची हुई है आज। पता नहीं कितनी सख्त जान है इसको, ऊपर वाला सारी हड्डियां टूट गई, मारी की सारी हड्डियां टूट गई। ये तो इसको यहाँ लाया गया था एयरलिफ्ट करके, ये बची तभी दिल्ली में आके, वरना तो ये मारी जाती। और उसके बाद भी जब सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लेकर केस ट्रांसफर कर दिया, तब भी जब, अब मैं बता रहा हूं कि सेंट्रल गवर्नमेंट और उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने देश के बड़े से बड़े वकील एंगेज करके किस चीज के लिए सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन लगवाई कि इस बच्ची और इसके परिवार वालों का जो सुरक्षा कवच है वो हटा लो। किस लिए हटा लो ये मैं नहीं बता रहा, ये मैं अपनी तरफ से बता रहा हूं। ये लिखा नहीं था एप्लीकेशन में, थैंकफुली, ताकि कुलदीप सिंह सेंगर को हमला करके मार सके, या इनको डरा के कम से कम कुछ दिन के लिए केस की पैरवी करने से मना कर सके। क्योंकि अब तक मैं भी केस में आ चुका था, क्योंकि मैं, ये केस खराब होने के बाद ही मेरे पास आया। ये लोग मुझे ढूंढते ढूंढते कहां से पहुंचे मेरे पास। जो किसी और वकील साहब के पास गए थे, उन्होंने बताया कि भाई ये इतना बड़ा आदमी है, मैं 5 लाख रुपए पर हियरिंग लूंगा। ये कॉल वो खुद ही बता रही थी, कई जगह बताया भी है इसने। तो ये मेरे पास आ गई,
तो तब की बात ये बता रहा हूं मैं आपको, इसीलिए मैं बोल रहा हूं केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश के सरकार के बड़े बड़े लोग इस गैंग के की मदद करने के लिए पूरी ताकत लगा रहे हैं। अब जैसे ही सिक्योरिटी विड्रॉ हुई इनके परिवार की, अगले दिन ही तो हमला हो गया इनके घर पे। इतनी बेबाकी, इतनी निर्दयता, इतने खुलेआम लॉ एंड ऑर्डर, किसी चीज का कुछ नहीं समझना, इससे बड़ा एग्जांपल कोई नहीं हो सकता दुनिया में। फिर भी हमारे, और अभी 2 हफ्ते पहले तक इनके जो पति हैं उनके ऊपर जानलेवा हमला हुआ है। ये सब बातें अदालत के सामने के आने के बाद, ये आखिरी बात हस्बैंड वाली बात छोड़ के अदालत ने इनको दया का पात्र पाया। ये सबसे भयावह बात है। एक आखिरी बात और बता दूं कि सुप्रीम हाई कोर्ट में एक वकील साहब थे सीबीआई की तरफ से। हालांकि ये सारी बहस सीबीआई को करनी चाहिए क्योंकि सीबीआई वर्सेस कुलदीप सिंह सेंगर केस है। सरकार बनाम केस होता है ना, सरकार बनाम अभियुक्त, सरकार बनाम मुजरिम। तो सरकार और सीबीआई ने कुछ बहस नहीं की अभी भी। एक वकील साहब थोड़ी सी शराफत दिखा के, ईमानदारी दिखा के बहस कर रहे थे और मेरा आर्गुमेंट उन्होंने अडॉप्ट किया। 90% आर्गुमेंट तो उसने किया, इस बच्ची के वकील ने, मैंने तो उसको हटा दिया गया सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस में। उसका पता ही नहीं लगा वो कहां गए वकील साहब अच्छे वाले। ये सब बातें कोर्ट के संज्ञान में लाई गई, लेकिन फिर भी इस बच्ची को दया का पात्र, जो छोटी सी दया थी, कानून के अनुरूप दया होनी चाहिए थी, वो दया का पात्र नहीं पाया। ये कुलदीप सिंह सेंगर जो एक एप्स्टीन गैंग के मेंबर है, उनको दया का पात्र पाया। ये इस जजमेंट की सबसे बड़ी क्रिटिसिज्म है। यही कानूनी वजह है। और इसका फॉल आउट क्या है? एक भी बच्ची अब सेफ नहीं है, क्योंकि इससे कम जो भी करेगा कुलदीप सिंह सेंगर साहब से, वो तो ये सोच के करेगा भाई जब इनको मिल गया तो मेरे हौसले तो अब आसमान को छूने चाहिए। मैं तो आराम से जाके ये केस बताऊंगा कि भाई जब उनको मिल गई तो बेल तो मुझे पुलिस ही दे देनी चाहिए। अगर मुझे सजा भी हो जाए तो मुझे दया का पात्र मान के मुझे छोड़ देना चाहिए, क्योंकि हाईकोर्ट के पास टाइम नहीं है सुनने के लिए। अब हमने बार बार गुहार ये भी लगाई थी इस केस में कि भाई ये अपील में इससे कम टाइम लगेगा जितना बेल या सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस में लग रहा है। अपील सुन लो। कोर्ट ने हमारी बात नहीं मानी। पहले जो बेंच थी उसने बात मानी थी हमारी। जैसे ही बेंच चेंज हुई तो बड़े बड़े वकील हैं, उन्होंने फिर गुहार लगाई। अब उनकी गुहार मान ली गई। हम बार बार कहते रहे कि अगर आपको इतना ही विश्वास है कि आप जीत जाओगे तो आप मेन केस पे बहस कर लो ना, उससे कम टाइम लग रहा है। तो तब वो तैयार नहीं हुए और जज साहब ने भी उनकी बात मानी कि नहीं, हम नहीं सुनेंगे मेन केस, हम तो अपील सुनेंगे ये पहले बेल की। आप जज साहब जो है बोल रहे हैं, और बहुत सारे लोगों की दिलचस्पी भी इस बात में है कि इसमें जज कौन थे। तो 2 जज हैं, सुब्रमण्यम प्रसाद और हरीश वैद्यनाथन शंकर, ये जज साहब हैं। तो इन्होंने क्या कहा फिर आखिर में जब जमानत दी इन्होंने? तब यही तो कहा, ये दया का पात्र है। और तो कोई कानून में प्रावधान तरीका ही नहीं है ना। अगर ये फाइंडिंग नहीं आएगी तो ऐसे व्यक्ति के लिए तो जेल रूल है ना। और ये फाइंडिंग भी इस बारे में कुछ कहा नहीं है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बातें जो जेल नॉट बेल में होती हैं वो ये होती हैं कि जो पीड़िता का कोई नुकसान तो नहीं हो जाएगा इसमें। तो उसके बारे में टिप्पणी ये है, जो इसकी दूसरी जो क्रिटिसिज्म है, कि आने वाले खतरे की वजह से हम इस बेचारे निरीह प्राणी को, इतना मासूम है ये कुलदीप सिंह सेंगर साहब, आने वाले खतरे की वजह से, और क्योंकि सीआरपीएफ तो है ही बच्ची के साथ, हालांकि परिवार वालों का कोई जिक्र नहीं है, उनके साथ नहीं है। इसके छोटे छोटे जो 2 बच्चे हैं उनके कोई सिक्योरिटी नहीं है आज। इसके पति को कोई सिक्योरिटी नहीं है, उसके ऊपर जानलेवा हमला भी हो चुका है। तो मां को भी कैसे मान लें कि इस पे हमला होगा और इस अंदेशे में हम इस बेचारे निरीह प्राणी की बेल मना कर दें? ये नहीं हो सकता। ये इस जजमेंट का तीसरा सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म है। अब प्राचा साहब, ये कहा जा रहा है कि पब्लिक ने जो आवाज उठाई, माहौल बन गया, मीडिया में चर्चा हो गई, अब सीबीआई जो सुप्रीम कोर्ट में जा रहा है तो बड़ी जीत है। इसको कैसे देखते हैं आप, या इसमें भी कुछ झोल आपको दिख रहा है? इस बच्ची की तो जीत ही क्या होगी बताओ आप। अगर इसको ठीक से सुरक्षा मिल जाती, इसको बुलेट प्रूफ गाड़ी, जो कि बहुत बड़े बड़े नेताओं को, अडानी अंबानी और दूसरे लोगों को दी जा रही है, ठीक है, अगर इसके पास बुलेट प्रूफ गाड़ी होती तो इसके वकील साहब की मृत्यु नहीं होती। आज तक नहीं है बुलेट प्रूफ गाड़ी। ऐसी गाड़ी में ले जाया जाता है ऐसे कि वैसे ही कोई आराम से आके गोली मार दे। सीआरपीएफ की कोई इस बुलेट प्रूफ गाड़ी तो होनी चाहिए। क्या ये बच्ची जो है ये डिजर्व नहीं करती बुलेट प्रूफ गाड़ी? और बड़े बड़े घर दिए जाते हैं ऐसे ऐसे
लोगों को जिनको जेल के अंदर होना चाहिए। तो कोई केस बता सकते हैं आप हमें कि किसी दुष्कर्म पीड़िता को या किसी सामान्य लड़की को किसी मामले में ऐसे बुलेट प्रूफ कार दी गई हो? अरे आप धर्मेंद्र जी ऐसी बात कर रहे हैं, वो तो इस लायक ही नहीं है ना। इस लायक तो नेता हैं जिनके खिलाफ एक गोली चल गई, ओवैसी साहब को मिल गई, एक चंद्रशेखर साहब है उनके ऊपर एक गोली चल गई। ये तो मैं ऐसे एग्जांपल दे रहा हूं जो कि लोग ये ना कहें कि मैं दूसरे लोगों को ही क्रिटिसाइज करता रहता हूं। ये तो हमारे हमारे वाले लोग हैं, उनकी क्रिटिसिज्म कर रहा हूं। इनको घर भी मिल गए अच्छे मजबूत, और इनको वो भी मिल गई बुलेट प्रूफ गाड़ी। क्या ये बच्ची अडानी अंबानी से ज्यादा डिजर्व नहीं करती? ये सारी बच्चियां बुलेट प्रूफ गाड़ी और सुरक्षा, ये है ना मुद्दा। बच्चियों को तो मिलना नहीं है ना, बच्चियां तो दया की पात्र ही नहीं है। धर्मेंद्र जी आप कैसी बात कर रहे हो? बच्चियां दया की पात्र नहीं है, गैंगस्टर्स दया के पात्र हैं। यही तो दुर्भाग्य है, अदालतें बच्चियों को नहीं मान रही दया का पात्र। ये दुर्भाग्य है सबसे बड़ी बात। इसके लिए जो होना है, एक भी बच्ची सुरक्षित नहीं है देश की। अब मैं ये बात पूरी जिम्मेदारी और गारंटी से कह रहा हूं। नहीं, लेकिन अब जो बात कही जा रही कि सीबीआई सुप्रीम कोर्ट जाएगी, बड़ी जीत हो गई है, उसको कैसे देखते हैं? सीबीआई इसलिए सुप्रीम कोर्ट जा रही है कि वो इफेक्ट ला सके जो ये लोग बोल रहे हैं ना। ये इस बच्ची के सबसे बड़े दुश्मन हैं, जो लोग खुद सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं बिना तैयारी के, जो हर केसों में जाते हैं ऐसे नुकसान करने के लिए, ऐसे केसों का, वो भी इस बच्ची के और इस इशू के सबसे बड़े दुश्मन हैं। सीबीआई गई है तो मेरी तो रातों की नींद उड़ गई कि अब इन्होंने ये कह दिया। तो सीबीआई को हालांकि जाना तो चाहिए पहले, लेकिन अब तक तो नहीं जा रहे थे। एक और केस था जिसमें ईडी जजमेंट बाहर आने से पहले ही स्टे ले आई थी हाईकोर्ट आके, याद है आप लोगों को? मैं नाम नहीं ले रहा क्योंकि वो फिर ये हो जाएगा कि मैं भी ऐसी बात कर रहा हूं किसी नेता के बारे में। इसमें सीबीआई को कोई जरूरत नहीं पड़ी थी। ये तो इतना ज्यादा निंदा हुई इस जजमेंट की चारों तरफ से, तो मजबूरी में जाना पड़ रहा है। लेकिन मेरी आशंका जो सबसे बड़ी ये है कि जैसे आज तक सीबीआई ने कार्य किया है, ये जाएंगे बड़े से बड़ा वकील पेश करेंगे मुंह दिखाने के लिए, बहस ऐसे करेंगे कि ये बच्ची केस हार जाए और कुलदीप सिंह सेंगर साहब केस जीत जाए, और अरावली की तरह आके फिर ये कह सकें कि अरावली के केस में कि हम तो कुछ उल्टा चाहते थे, ये सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया काम, अब हम कुछ नहीं कर सकते। तो हमने केविएट लगाई भाग के, कल छुट्टी के दिन भी आके बच्ची को भी बुला के साइन करा के उसकी वकालतनामे पे कि भाई हमें सुने बगैर सीबीआई को सुन के फैसला ना हो जाएगा। ये सच्चाई है, आज तक की हिस्ट्री ये बता रही है। हम अपनी हिस्ट्री से ही तो सीखते हैं कि आगे क्या होने वाला है। फ्यूचर तो सिर्फ शास्त्री जी बता सकते हैं ना, वो जो वहां वाले छतरपुर वाले पर्ची वाले बाबा। हाँ, फ्यूचर हम कैसे बता दें? तो अभी आपने तो काफी लंबा वक्त जो है वो इस पीड़िता के साथ में बिताया है। जाहिर सी बात, आप वकील हैं तो सारी बातें उन्होंने डिस्कस की है। बहुत सारी बातें ऐसी है जो पब्लिक डोमेन में है नहीं, वो भी आपके साथ में साझा की होंगी। इसको आप किस तरीके से देखते? क्योंकि मैंने हाल में अभी कई इंटरव्यू उनके देखे, उसमें वो कह रही है कि मैं बहुत टूट गई हूँ, अब ऐसा दिल करता है कि अपने आप को ख़त्म कर दूँ। बहुत ऐसी टूटी हुई सी असहाय सी वो दिखाई देती है। क्या करे आप बताओ ना मुझे। जब हाईएस्ट लेवल से सेंट्रल गवर्नमेंट के लोग, स्टेट गवर्नमेंट के लोग जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जो ये कहते हैं शमशान जाएंगे वो जाएंगे, ये शमशान भेजने वाले काम है, उन्हीं के तो मित्र हैं ये, उन्हीं के जो एक बड़ा परिवार सा है उसी परिवार के तो मेंबर हैं। आजकल तो ये भी कहा जाता ना, एक प्रकार के खास प्रकार के गैंगस्टर्स को प्रमोट करने के लिए बाकी गैंगस्टर्स को मारा जा रहा है, ये तो उसी का तो हिस्सा है ये। तो अब किसी का एनकाउंटर करने की तो आवश्यकता है नहीं, क्योंकि ये बच्ची तो बच्ची नहीं है ना। ये थोड़ी बच्ची है यूपी की, यूपी में थोड़ी पैदा हुई है ये बच्ची, यूपी में थोड़ी अपराध हुए, उन्नाव यूपी में थोड़ी है इसकी बच्ची के लिए। बुलडोजर भी कहीं छुप जाएगा और एनकाउंटर और हाफ एनकाउंटर भी छुप जाएंगे। बुलडोजर तो पूरे परिवार के ऊपर चलता है ना, ऐसा मैंने देखा है होते हुए। ये एप्लीकेशन नहीं लगाई जाती है कि इस बच्ची को मारने के लिए सिक्योरिटी विड्रॉ करा दो ताकि मार पाए आराम से, ये नहीं लगाई जाती एप्लीकेशन। ये सच्चाई है। अब जो उससे भी बड़ा खतरा है कि उन जो आपने कहा ना इतने साल ये बच्ची का केस खराब होके, जैसे हाथरस की बच्ची का केस खराब होके मेरे पास आया था,
उसको सही करने में ही सारा टाइम लगता है पहले तो। सीबीआई ने तो इसके पिता के मर्डर का केस भी ठीक से नहीं लड़ा ना, हरवाने के लिए ही लड़ा। उसमें अपील नहीं की क्योंकि उसमें तो मृत्युदंड मिलना चाहिए था। हमने मृत्युदंड की अपील की है, सीबीआई ने नहीं की। योगी आदित्यनाथ जी ने नहीं की, मोदी जी ने नहीं की, हमने अपील लगाई है। और बहुत सारे जो वो है ना विक्टिम टूरिस्ट और शार्क्स, वो कोशिश ये कर रहा है कि इस बच्ची का अभी इस बुरे टाइम में दोहन कर ले। वो इतने सालों तक जो 3 साल से मैं कर रहा हूं अकेले, जब बच्ची अकेली, इसका परिवार अकेला और हमारा छोटा सा ऑफिस अकेला था, जब सब तरह की परेशानियां दुख हमले झेले, तब कोई साथ नहीं था। अब सब आ गए और हमें ही दोषी ठहरा रहे हैं कि ये केस ठीक से नहीं लड़ा। ये सब लोग वो हैं जो सामने से इस एप्स्टीन गैंग ने इस बच्ची के ऊपर प्लांट किए हैं। ऐसा मैं पूरे जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। एक जर्नलिस्ट है बहुत बड़े, आप कहें तो नाम ले दूं, एक बताइए। देश का सबसे बड़ा, पाकिस्तानियों को बुला के जो भारत की सेना को गाली दिलवाने में सबसे अग्रसर रहते हैं। और अर्नब गोस्वामी भी इस मामले को लेकर के काफी जो जोर जोर से चिल्ला रहे हैं कि सरकार को कोस रहे हैं। इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि मेरे कान खड़े हो गए जब उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगा दी और ऐसे जो अच्छे विमेन राइट एक्टिविस्ट हैं उनको भी लगा दिया कि अर्नब गोस्वामी साहब को इंटरव्यू दिलवाओ उससे 1 to 1। अब उनसे तो मैं इस मामले में बहुत डरता हूं। कहां ये मासूम बच्ची और कहां अर्नब गोस्वामी, जिन्होंने जयराम रमेश साहब के साथ साजिश करके राहुल गांधी जी का इलाज किया था, कितना जबरदस्त, 2014 से पहले हिट जॉब की थी ना, जिन्होंने अभी गवई साहब के साथ हिट जॉब की है, जो सुशांत राजपूत के साथ के वाले केस में क्या हिट जॉब कर रहे थे। तो मैंने बच्ची को सलाह दी। वैसे तो मैं कोई उसको देता नहीं क्योंकि वो बड़ी, अब तो बड़ी हो गई है, बालिग हो गई है, कि भाई अर्नब गोस्वामी को इंटरव्यू नहीं देना। उसने मेरी बात मान ली क्योंकि मुझे ये डर था कि ये अर्नब गोस्वामी हिट जॉब करके इसका केस ही खराब ना करवा दे, इसके मुंह से कुछ कहलवा ना ले ऐसी बात जो कुलदीप सिंह सेंगर साहब को फायदा पहुंचा दे, क्योंकि ये तो सिस्टम का तो हिस्सा है, जो सीबीआई का और एप्स्टीन गैंग का हिस्सा ही तो है ये। तो अब मेरे पीछे वो सारे गैंग्स लग गए कि प्राचा साहब को हटाओ, वकील हटाओ। मेरे ये मतलब फॉर्मूला भी तो घिसा पिटा लाते हैं। ये तो मुझे केस, ये दंगों के जो नॉर्थ ईस्ट के दंगों के केस हैं कपिल मिश्रा जी के केस से हटाने के लिए, जिसमें 3-3 एफआईआर कपिल मिश्रा जी के खिलाफ करवाई हैं हम लोगों के ऑफिस ने, तो मेरे ऑफिस में तो रेड हुई थी। ये तो स्टैंडर्ड प्रोसीजर है ना। मुझे जिस केस से हटाने का मतलब ये है कि दुनिया का कोई काम, बड़े से बड़ा वकील ले लो, प्राचा साहब को हटा दो बस, क्योंकि मुझे ही हटाना है बस, और किसी से तो कोई मतलब नहीं। अब आपको क्या उम्मीद नजर आ रही प्राचा साहब इस केस में, आगे क्या दिखाई दे रहा है? देखिए, उम्मीद ये है सुप्रीम कोर्ट को तो स्वतः संज्ञान लेके इसमें कुछ ना कुछ करना चाहिए, क्योंकि ये एक बच्ची का मुद्दा नहीं है। ये जो पूरे देश का मुद्दा चल रहा था ना, बच्चों के साथ जो यौन उत्पीड़न होता है, उस मुद्दे में इसका एक मिसाली केस बना के सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया था। सुप्रीम कोर्ट को अगर स्वतः संज्ञान लेने की समय नहीं है तो उसी से आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि ये तो सुप्रीम कोर्ट में स्वतः संज्ञान वाला केस है, सब बच्चियों का। ये मिसाली केस है कि इसमें हम तय करेंगे कैसे होगा। उसमें ये जजमेंट आई है कि ये बच्ची दया की पात्र नहीं है। इसमें तो सारे हाईकोर्ट के, देश भर के हाईकोर्ट के जजेस को पहले सेंसिटाइज करना चाहिए कि सजा होने के बाद, पॉक्सो के केसेस में सजा होने के बाद किस तरीके की सेंसिटिविटी जरूरत होती है, खासतौर पे ऐसे केसेस में जिसमें इतना एप्स्टीन जैसा बलशाली प्रताड़ना करने वाला हो। ये काम तो सुप्रीम कोर्ट को करना है। हम क्या पिटीशन लगाएंगे इस बात की, एक जज की इसमें पहले ट्रेनिंग होनी चाहिए, उसको सेंसिटाइज किया जाना चाहिए। हाई कोर्ट के सारे जजेस को, सुप्रीम कोर्ट के सारे जजेस को सबसे पहले तो ये काम करना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेके। ये ऐसा मिसाली केस है जिसके ऊपर मैं बुक लिख सकता हूं कि इस केस में जो रीजनिंग दी गई है वो स्टैंडर्ड रीजनिंग होनी चाहिए। क्यों बेल देना, ये काम किसी भी जज को नहीं करना चाहिए। किसी भी जजमेंट में ये चीज नहीं होनी चाहिए। ये ऐसी जजमेंट है, इसके ऊपर तो इसको तो हर कॉलेज और स्कूल में पढ़ाया जाना चाहिए कि ये काम किसी जज को नहीं करना चाहिए। ये इस प्रकार की जजमेंट है। वो पीड़िता का मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था, उन्होंने कहा कि जज की भी बेटी होती तो भी क्या वो ऐसी बात कहते। एक तरीके से उन्होंने कहा कि जज भी जो है वो
अपनी और दूसरे तरीके से फैसले ले रहे हैं। उन्होंने सीधे जज के ऊपर जो बात कह दी। अब देखिए, मैं तो अम्बेडकरवादी हूं। संविधान के अनुरूप बने हुए कायदे कानून की रक्षा करना मैं अपना फर्ज मानता हूं। जब तक मेरे पास करप्शन के 99.9% भी सबूत होते हैं ना, तब तक जुडिशरी को डिफेंड करता हूं, जज को डिफेंड करता हूं। इसीलिए मैं इन दोनों जजेस को भी डिफेंड कर रहा हूं कि करप्शन के चार्ज जो लग रहे हैं इनके ऊपर, मैं वो नहीं लगाना चाहता, क्योंकि मेरे पास 100% सबूत नहीं। मैं जजेस का फेवर में खड़ा हूं आज भी दोनों, कि नहीं, करप्शन के चार्ज नहीं लगने चाहिए। मेरा ये मानना है, क्योंकि मेरे पास 100% सबूत नहीं है। 99.9 तक भी मैं जुडिशरी के जज, क्योंकि ये हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है ना। अगर जुडिशरी के ऊपर से विश्वास हट गया तो ये सिस्टम, यही तो चाहते हैं आरएसएस और बीजेपी के लोग, तो ये सिस्टम क्रैश हो जाएगा। हमें जुडिशरी को बचाना है, लेकिन अन्याय भी नहीं होने देना है। ये हमारा बड़ा मुश्किल टास्क है आजकल। इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूं कि फिर भी बच्ची को देखो, अब इसको थोड़ी हमारी सलाह समझ लो, तरबियत समझ लो। वो कह रही है आज भी मुझे आंख बंद करके सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भरोसा है। आज अब कह रही है ये इसके बाद। हाँ, तो इसके लिए मुझे अब इस विश्वास को कायम रखने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ रही होगी, ये आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि इसका ये और इस जैसी बच्चियों का ये विश्वास ना टूट जाए। ये है चैलेंज, और उसके लिए देश की जनता को सड़क पे आना पड़ेगा। ये काम हम लोग और ये बच्ची अकेले नहीं कर सकती। एक बच्ची सुरक्षित नहीं है, मैंने आपको बताया है, क्योंकि हर रेपिस्ट, हर पीडोफाइल, हर जो इस तरह की दरिंदगी अपने मन में रखने वाला व्यक्ति है, उसको अब खुली छूट मिल गई है इस जजमेंट के बाद कि अगर उसको दया का पात्र हो सकता है तो मैं तो ऑटोमेटिक दया का पात्र हूंगा। मैं नहीं कर रहा मर्डर इसके बाप का, लेकिन दया का पात्र मैं हूं। और हर बच्ची डरेगी अब कि मेरे साथ ये अन्याय हो गया। अगर मैं शिकायत करने चली गई, कानूनी रास्ते की तरफ एक कदम बढ़ा दिया, तो मेरे पिताजी की हत्या होगी पुलिस द्वारा, मेरे चाची, मौसी और मेरी खुद की हत्या होगी, मेरे वकील की हत्या होगी और मेरे पति की हत्या होगी। चुपचाप घर में रह जाऊं या घुट घुट के दम दे दूं या आत्महत्या कर लूं। ये साइकोलॉजिकल इफेक्ट पड़ेगा देश की एक एक बच्ची पे, और बलात्कारियों का हौसला इतना बढ़ जाएगा कि अब हम कुछ भी करें, कुछ नहीं होना हमारा। इसीलिए इस जजमेंट की जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। और ओपन कोर्ट का कॉन्सेप्ट यही है, एक एक नागरिक का फर्ज है, अगर इस जजमेंट को अच्छा पाता है तो उसको कमेंट करे कि अच्छी है, और एक एक नागरिक का फर्ज है ये भी लिखे कि अगर ये जजमेंट खराब है तो इस वजह से खराब है, ये इसके रीजन। ये जरूरी है, वरना नागरिक अपना फर्ज नहीं निभा रहे। और सड़कों पे आके प्रोटेस्ट करें, सड़कों पे आके इस जजमेंट का विरोध करें, मेरा ये भी कहना है, ताकि फिर कोई ऐसा स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बने जो आज तक नहीं बना है, कि इस प्रकार का कार्य दोबारा ना हो सके, इस प्रकार का न्याय दोबारा ना हो सके। बहुत संक्षेप में बताइए कि क्या बार बार क्यों सड़कों पर उतरने की बात कह रहे हैं? अभी मामला तो कोर्ट में ही है, तो पहले कोर्ट से ही होना है, फिर उसके बाद ही तो लोग वो करेंगे। ये मैं क्या बताऊं, ये तो हम लोग खुद सड़कों पे उतरना क्यों शुरू हुए? धर्मेंद्र जी, आप तो जानते हैं 2018 में 4 सुप्रीम कोर्ट के, मैं तो ये बार बार बात बोल चुका हूं ना। मेरे जैसे वकील जो सब कोर्टों में प्रैक्टिस करते हैं, रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं, जिनका काम सड़क पे उतर के लाठी डंडे नहीं खाना था पुलिस के, हम लोग क्यों खा रहे हैं? 2018 में जो 4 सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोला था उस कोर्ट में, जिसमें हम लोग रोज प्रैक्टिस कर रहे हैं कि हमारे ऊपर दबाव है, जनता आए और हमें बचाए, उस दिन से हमें शौक लगा था कि सिर्फ अदालत में न्याय नहीं मिल सकता, जनता को खड़े होना पड़ेगा जजेस के साथ, ताकि उनके ऊपर से दबाव हटवा सकें। जो दबाव ताकतवर व्यक्ति उनके ऊपर बना रहे हैं, सरकार में बैठे हुए बड़े बड़े ओहदों पे बैठे हुए लोग उनके ऊपर बना रहे हैं, उनसे आजाद कराने के लिए जनता को सड़क पे आना पड़ेगा। ये गुहार सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस ने लगाई थी। 1-2 चीफ जस्टिस भी इस बात को कह चुके हैं। अभी एक चीफ जस्टिस साहब ने बोला था ना, मेरे परिवार के ऊपर एफआईआर दर्ज करा दी। इसलिए हम लोग सड़कों पे आने के लिए बोल रहे हैं। जजों को ईमानदारी से फैसले करने में, बहादुरी से फैसले करने में हौसला मिलेगा, जिसकी कमी है आज। ये बात कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है। जजों को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाया जा रहा है, एक तरह के जजेस को, ठीक है, एक तरह, और दूसरे जजेस का जज लोया बनाया जा रहा है। जज लोया के बाद ही ये इशू आया था 4 सुप्रीम कोर्ट के जजेस का। एक तरफ जस्टिस चंद्रचूड़ का एग्जांपल है, एक तरफ लोया का एग्जांपल। बहुत शुक्रिया। और एक ऐसे मामले में, जिस मामले में
वकील के ऊपर पहले हमला हो चुका, उस पीड़िता का वकील बनना, हाँ मारा गया, वही मैं कह रहा हूँ, उस पर हमला हुआ, उसको मारा गया, उसके पिता को मार दिया गया। एक ऐसे आदमी के खिलाफ लड़ना, उसके खिलाफ दलीलें देना, ये बहुत बड़ी बात है और प्राचा साहब ने ये काम किया, बखूबी किया, इस बात की सराहना की जानी चाहिए। और अब देखना यही है कि इस केस में आगे किस तरीके से दलीलें पेश की जाएंगी और इसमें कोर्ट जो है वो आगे क्या कुछ फैसला देती है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए और आपने अपनी बात कही, और जो बातें जो कोर्ट के अंदर की थी, जो अभी तक सामने नहीं आ रही थी, क्योंकि बहुत सारे लोग यही सोच रहे थे कि आखिरकार क्या हुआ, कैसे दलीलें दी गई, कैसे क्या कुछ हुआ, तो सारी चीज़ों पर आपने बहुत बारीकी से बताया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, आज के वक्त में पत्रकारिता करना कितना मुश्किल काम है, लेकिन अगर ऐसे में भी कोई आपकी खबर दिखा रहा है, कोई आपके मुद्दे पर बात कर रहा है, तो आपको भी उसका साथ देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मेरी पत्रकारिता सही है, मैं आपके लिए आपकी खबर वो दिखा रहा हूं, तो ऐसे में आप मेरा सहयोग कीजिए। आप इस वीडियो को जब लाइक करेंगे तो लाइक के साथ में ही एक थैंक्स का बटन आपको दिखाई देगा, उस थैंक्स के बटन पर आप क्लिक कीजिए और जो भी सहयोग राशि दे सकते हैं वो दीजिए। दूसरा, आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और चैनल को ज्वाइन करके भी मुझे मदद कर सकते हैं।